वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स के नॉलेज को एक्वायर करना होगा। हम इस वर्ल्ड ऑफ फॉर्म को अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, अपने रीजन को यूज करके समझ सकते हैं और इस इल्यूशन, इस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकल सकते हैं और रियलिटी को इसके ट्रू सेंस में समझ सकते हैं। यही प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म है। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए गए हैं और ये कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट क्लियर तब होंगे जब हम प्लेटो के एलेगरी ऑफ द केव को समझते हैं। ओके, अपने इन कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स को ही सिंप्लीफाई करने के लिए प्लेटो अपनी किताब द रिपब्लिक के बुक 7 में एलेगरी ऑफ द केव को प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम भी प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म को इजीली और सिंपल तरीके से समझने के लिए अब एलेगरी ऑफ द केव को समझेंगे। ओके, तो आइए एलेगरी ऑफ द केव को समझते हैं। देखिए, आपके सामने जो इमेज है इसे ध्यान से देखें। ये एक केव है, एक गुफा है। कुछ लोगों को इस केव में बांध कर रखा गया है। दैट मीन्स कुछ लोगों को इस केव में बांध कर रखा गया है। इन लोगों को इस तरह से बांधा गया है कि ये सिर्फ अपने आगे मौजूद, दैट मीन्स अपने सामने मौजूद केव के दीवार को देख सकते हैं। ये ना तो लेफ्ट मुड़ सकते हैं, ना राइट मुड़ सकते हैं, ना पीछे मुड़ सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने सामने मौजूद केव का जो दीवार है उसे ही देख सकते हैं। इस केव के एक कोने में आग जल रही है। आप देख सकते हैं इस इमेज में, इस केव के एक कोने में आग जल रही है। आग से निकलने वाली रोशनी बहुत डिम है। इस आग और केव के इस दीवार के बीच एक रास्ता है, एक पतला सा रास्ता है, एक सड़क सा है। समय समय पर कुछ लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। इनके हाथों में, मतलब जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, उनके हाथों में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, जैसे एनिमल्स का, ट्रीज का एक डमी होता है, मतलब पुतला होता है। आग की रोशनी से इन डमी ऑब्जेक्ट्स का, इन पुतलों का एक शैडो बनता है, परछाई बनता है। और ये परछाई, ये शैडो कहाँ बनता है? केव के उस दीवार में, जिसके तरफ केव में बंधे ये लोग देख रहे हैं। ओके, इस दीवार में इन ऑब्जेक्ट्स का शैडो बनता है। अब आप यहां एक बात समझिए कि केव में बंधे लोगों के पास देखने के लिए सिर्फ ये शैडोज ही हैं और कुछ नहीं है। देखने के लिए सिर्फ ये शैडोज ही हैं। इसलिए इन लोगों को ये शैडोज ही रियल लगने लगते हैं। केव में जो बंधे लोग हैं, इन्हें ये शैडोज ही रियल लगने लगते हैं। इन्हें जो दिखाया जाता है, जो भी शैडोज इन्हें दिखाया जाता है, उसे ही ये लोग रियल मानने लगते हैं, हकीकत मानने लगते हैं। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन है इस केव का। यहां तक बात हमें समझ में आ गई। लेकिन इस केव में बंधे लोगों के माध्यम से, इन डमी ऑब्जेक्ट्स के शैडो के माध्यम से प्लेटो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या वो हमें समझाना चाहते हैं? क्या रिप्रेजेंट वो करते हैं? ओके, आइए इसे समझते हैं। गुफा की ये जो दुनिया है, केव का ये जो वर्ल्ड है, ये हमारे विजिबल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। केव में ये जो बंधे लोग हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वी द पीपल, हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं। और गुफा के दीवार में, केव के दीवार में जो कुछ भी दिखाया जाता है, जो भी शैडोज दिखाया जाता है, ये हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? जिस तरह केव में रहने वाले लोगों को ये शैडोज रियल लगती हैं, उसी तरह हमें भी हमारे डे टू डे लाइफ में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, हमारे चारों ओर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमेशा रियल लगते हैं, हकीकत लगते हैं। यहां आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना है। देखिए, केव के भीतर डमी ऑब्जेक्ट्स की मदद से कुछ लोग शैडोज को बनाते हैं, लेकिन केव में बंधे लोग ना ही इन डमी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और ना ही इन डमी ऑब्जेक्ट से शैडो बनाने वाले लोगों को देख सकते हैं। प्लेटो कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड में भी, दैट मीन्स हमारे विजिबल वर्ल्ड में भी, इसी तरह के कुछ मिथ मेकर होते हैं, कुछ स्टोरी टेलर होते हैं, जो हमारे समक्ष, हमारे सामने एक इमेजिनरी वर्ल्ड, एक काल्पनिक दुनिया बनाते हैं। ओके, ये लोग, दैट मीन्स ये मिथ मेकर, ये स्टोरी टेलर हमें दिखाते हैं वो चीजें जो हम देखना चाहते हैं। वही चीजें ये हमें दिखाएंगे जो हम देखना चाहते हैं, और जो भी हम देखते हैं उसे हम रियल मानने लगते हैं। ओके, यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं।
साइंस फिक्शन मूवीज। साइंस फिक्शन मूवीज की अगर हम बात करें तो साइंस फिक्शन मूवीज में कई स्पेशल इफेक्ट्स को यूज किया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, वीएफएक्स के माध्यम से हमें वो दिखाया जाता है जो कभी हकीकत में होता नहीं। ओके, तो अगर आप एक साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं तो स्क्रीन में आपको जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली है क्या? वो एक्चुअली शैडोज है। ओके, इस एग्जाम्पल को अगर हम फॉलो करते हैं, इस एग्जाम्पल को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो जो कुछ भी आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो एक शैडो है, एक इल्यूशन है। और इस मूवी का डायरेक्टर कौन है? वो डायरेक्टर कौन है जिसने इन स्पेशल इफेक्ट्स को, इन वीएफएक्स को डिजाइन किया? वो डायरेक्टर कौन है? वो डायरेक्टर यहां पर क्या है? एक मिथ मेकर है, एक स्टोरी टेलर है। वो डायरेक्टर आपके समक्ष एक इल्यूशन को क्रिएट कर रहा है और आप उस इल्यूशन को हकीकत मान रहे हैं, रियल मान रहे हैं, ठीक केव में बैठे इन लोगों की तरह जो इन शैडोज को हकीकत मानते हैं, रियल मानते हैं। ओके, और इन शैडोज को कौन क्रिएट कर रहे हैं? ये लोग जो इस पतले से रास्ते से गुजरते हैं डमी ऑब्जेक्ट्स को लेकर। तो वो जो डायरेक्टर है वो इन्हीं लोगों की तरह है, जो डमी ऑब्जेक्ट्स यहां लिए हुए हैं, इन्हीं लोगों की तरह है उस मूवी का डायरेक्टर। ओके, तो केव में रहने वाले लोगों की जिंदगी और हमारी जिंदगी इल्यूजन से भरी है। ये बात यहां पे स्पष्ट होती है। केव में रहने वाले लोगों की जिंदगी और हमारी जिंदगी इल्यूजन से भरी है। हमारे सामने एक आर्टिफिशियल रियलिटी, एक काल्पनिक दुनिया को क्रिएट किया जाता है और हम इस आर्टिफिशियल रियलिटी, इस काल्पनिक दुनिया को ही हकीकत मानने लगते हैं, सच मानने लगते हैं। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग रियलिटी, वास्तविकता क्या है? जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है? प्लेटो कहते हैं कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम रियल समझ रहे हैं, वो एक इल्यूशन है। हमें जो कुछ भी दिखता है वो एक शैडो है। लेकिन यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि इस शैडो के पीछे क्या है? इस इल्यूशन के पीछे क्या है? प्लेटो कहते हैं कि अगर आपको ये समझना है, ये जानना है कि इस इल्यूशन के पीछे क्या है, इस शैडो के पीछे क्या है, तो आपको इस केव से बाहर आना होगा। लेकिन इस केव से कोई बाहर कैसे आएगा? देखिए, प्लेटो कहते हैं कि हमें फोर्सफुली किसी एक इंडिविजुअल को इस केव से बाहर लाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, इसे आपको समझना है। प्लेटो कहते हैं कि हमें फोर्सफुली किसी एक इंडिविजुअल को इस केव से बाहर लाना पड़ेगा। वी विल हैव टू फोर्सफुली ड्रैग एन इंडिविजुअल आउट फ्रॉम द केव। लेकिन फोर्सफुली क्यों? प्लेटो ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें फोर्सफुली किसी एक इंडिविजुअल को केव से बाहर लाना होगा? केव में तो लोग बंधे हैं, अगर किसी तरह हम इन बेड़ियों को खोल दें तो लोग खुद ब खुद केव से बाहर आ जाएंगे। लेकिन प्लेटो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेड़ियां हैं, लोगों की ये जो बेड़ियां हैं, ये आम बेड़ियां नहीं है, ये कोई नॉर्मल बेड़ियां नहीं है। ये बेड़ियां रिप्रेजेंट करती हैं हमारे बिलीफ सिस्टम को। केव में रहने वाले लोगों के बिलीफ सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करती हैं, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, उनके वर्ल्ड व्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, और आपको एक बात यहां समझना है कि ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये जो वर्ल्ड व्यू है, इसे इन लोगों ने, केव में रहने वाले लोगों ने इन्हीं शैडोज को देखकर, इन्हीं इल्यूजन को देखकर बनाया। ओके, मतलब प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि केव के अंदर हर इंडिविजुअल एक इल्यूशनरी वर्ल्ड में अपने बिलीफ सिस्टम के साथ रहता है, एक कंफर्ट जोन में रहता है। ओके, और ये ऑब्वियस है, हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम होता है, हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम होता है, दुनिया को देखने का एक नजरिया होता है, और कोई भी खुद अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने वैल्यू सिस्टम को चैलेंज नहीं करना चाहेगा, कोई भी नहीं करना चाहेगा। और कुछ ऐसा ही प्लेटो के केव में होगा। प्लेटो के केव में जो लोग हैं वो बाहर आना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो दिख रहा है वो रियल है, उनके लिए वो रियल है, उनके लिए वही सच है। ओके, उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को इन्हीं शैडोज के अराउंड बिल्ड किया है, अपने ओपिनियन को इन्हीं शैडोज के अराउंड बिल्ड किया है, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को इन्हीं शैडोज के अराउंड बिल्ड किया है, और ये इन शैडोज को छोड़कर बाहर आना नहीं चाहेंगे। ओके, और इसलिए क्योंकि प्लेटो के जो केव मैन है, जो प्लेटो के केव में है, ये खुद अपने आप केव से बाहर नहीं आएंगे, इसलिए हमें फोर्सफुली किसी एक इंडिविजुअल को केव से बाहर निकालना होगा। फोर्सफुली हमें किसी एक इंडिविजुअल को केव से बाहर निकालना होगा। ओके, अब मान लीजिए कि हमने एक ऐसे ही इंडिविजुअल को केव से बाहर निकाल लिया।
अब क्या होगा? जब ये इंडिविजुअल, जिसे हमने केव से बाहर निकाला, जब ये इंडिविजुअल केव से बाहर आएगा तो इस इंडिविजुअल का पहला रिएक्शन क्या होगा? हमने इस इंडिविजुअल को फोर्सफुली केव से बाहर निकाला, जब ये केव से बाहर आएगा तो इस इंडिविजुअल का पहला रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो इस इंडिविजुअल की आंखें सूरज की रोशनी में चौंधिया जाएगी। दैट मीन्स उसकी आंखें, क्योंकि इतने दिनों से डार्कनेस में थी, जब ये अचानक रोशनी में आएंगी, जब ये इंडिविजुअल अचानक रोशनी में आएगा तो ये कुछ भी नहीं देख पाएगा। ओके, इसकी आंखें चौंधिया जाएगी, आंखें, रोशनी इसकी आंखों में चुभने लगेगी। अचानक रोशनी में आने के बाद उस इंडिविजुअल को पहले देखने में थोड़ी तकलीफ होगी, किसी भी चीज को देखने में थोड़ी तकलीफ होगी। वो पहले किसी भी चीज को डायरेक्टली नहीं देख पाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें इस ब्राइट लाइट में एडजस्ट होने लगेंगी और ये जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल अब चीजों को देखना शुरू करेगा। लेकिन यहां आप ध्यान दें, अब ये चीजों के शैडो को नहीं बल्कि उनके रियल फॉर्म को देखना शुरू करेगा। अभी तक वो चीजों के शैडो को देख रहा था, लेकिन अब ये चीजों के शैडो को नहीं, उनके रियल फॉर्म को देखना शुरू करेगा। उस इंडिविजुअल को अब समझ में आने लगेगा कि इतने दिनों से जिन चीजों को वो हकीकत मान रहा था, जिन शैडोज को वो हकीकत मान रहा था, वो तो इल्यूजन थी, वो मात्र शैडोज थी। हकीकत क्या है, ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है, ये तो अभी पता चल रहा है इस इंडिविजुअल को। मतलब केव से बाहर आने के बाद ये इंडिविजुअल चीजों को उनके रियल फॉर्म में, उनके ट्रू वर्जन में, उनके परफेक्ट वर्जन में देख सकता है। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर सकता है, शैडोज और हकीकत में क्या डिफरेंस है इसे समझ सकता है, इल्यूजन और रियलिटी में क्या डिफरेंस है इसे समझ सकता है केव से बाहर आने के बाद। ओके, ये डिस्क्रिप्शन था एलिगरी ऑफ द केव का, लेकिन यहां हमें थोड़ा रुकना होगा और हमें यह समझना होगा कि इस एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है, कि इस एग्जाम्पल का रियल लाइफ में क्या मीनिंग है। ओके, रियल लाइफ में ये एग्जाम्पल क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी जिन भी बातों को हमने अभी डिस्कस किया, ये रियल लाइफ में किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें समझना होगा। ओके, देखिए, केव से बाहर निकलकर आना और बाहर आकर चीजों को उनके ट्रू फॉर्म, उनके परफेक्ट वर्जन में देखने का ये जो प्रोसेस है, ये एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, केव से बाहर निकलकर आना और बाहर आकर चीजों को उनके ट्रू फॉर्म में, उनके परफेक्ट वर्जन में देखने का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन के माध्यम से ही हम वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स को समझ सकते हैं, चीजों के परफेक्ट वर्जन को, जो कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसे देख सकते हैं। और जिस तरह केव से बाहर आने का प्रोसेस एक पेनफुल प्रोसेस था, हमें फोर्सफुली उस इंडिविजुअल को बाहर निकालना पड़ा और बाहर आने के बाद भी उसे काफी पेन एक्सपीरियंस करना पड़ा, क्योंकि अचानक वो डार्कनेस से ब्राइट लाइट में आया, उसकी आंखें चौंधिया गई, उसे उसकी आंखों में जो रोशनी है वो चुभने लगी। तो जिस तरह केव से बाहर आने का ये जो प्रोसेस है, ये एक पेनफुल प्रोसेस है, उसी तरह एजुकेशन भी एक पेनफुल प्रक्रिया होती है। और वही इंडिविजुअल जो एजुकेशन के इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है, वही केव से बाहर आ सकता है। दैट मीन्स इल्यूजन की दुनिया से, शैडो की दुनिया से बाहर आ सकता है और चीजों को उनके रियल फॉर्म में, उनके ट्रू वर्जन में देख सकता है। और जो व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम होता है, उसे ही हम फिलोसोफर कहते हैं। ओके, दैट मीन्स केव से जो व्यक्ति बाहर आ रहा है, पेनफुल प्रोसेस से गुजरकर बाहर आ रहा है, चीजों को उनके ट्रू वर्जन, उनके ट्रू फॉर्म में देख रहा है, उसे ही हम फिलोसोफर कहते हैं। तो एक फिलोसोफर कौन होगा? एक फिलोसोफर वो होगा जो वर्ल्ड ऑफ शैडो, वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन के पीछे छिपे वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, मतलब वर्ल्ड ऑफ ट्रू वर्जन ऑफ एवरीथिंग को देख सकता है, उसे ही हम फिलोसोफर कहेंगे। ओके, अब यहां पर एक और क्वेश्चन है। केव से बाहर आने के बाद, अब ये इंडिविजुअल केव से बाहर आ चुका है, एक फिलोसोफर बन चुका है। केव से बाहर आने के बाद, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स को देखने के बाद, मतलब हर चीज के ट्रू और परफेक्ट वर्जन को देखने के बाद, एक फिलोसोफर क्या करेगा? केव से बाहर आने के बाद एक फिलोसोफर क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अब ये फिलोसोफर चाहेगा कि ये केव में वापस जाए और केव में रह रहे लोगों को ये बताएं
कि उनकी दुनिया मतलब केव के अंदर की दुनिया एक इल्यूजन है, एक मिथ है, हकीकत तो केव के बाहर है। ये फिलोसोफर केव में रहने वाले लोगों को फॉर्म्स के बारे में बताने की कोशिश करेगा, चीजों के ट्रू वर्जन के बारे में बताने की कोशिश करेगा, सूरज के बारे में बताने की कोशिश करेगा, सूरज की रोशनी के बारे में बताने की कोशिश करेगा। लेकिन केव में जो लोग रह रहे हैं, इनका रिएक्शन क्या होगा इस फिलोसोफर के प्रति, इस फिलोसोफर के आर्गुमेंट के प्रति केव में रहने वाले लोगों का रिएक्शन क्या होगा? अब एक बात तो यहां क्लियर है कि फिलोसोफर जब केव में वापस जाता है तो वो केव में रहने वाले लोगों के वर्ल्ड व्यू को चैलेंज कर रहा है, उनके बिलीफ सिस्टम, उनके कल्चर को चैलेंज कर रहा है। ओके, उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उन्हें कह रहा है कि आप केव से बाहर आए, इस पेनफुल प्रोसेस को आप अंडरटेक करें और केव से बाहर आए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। ऐसा करने की कोशिश कर रहा है ये फिलोसोफर। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना नहीं चाहेगा, कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहेगा। शुरुआत में केव के लोग फिलोसोफर की बातों को इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर फिलोसोफर नहीं रुकेगा, वो इंसिस्ट करता रहेगा, इन लोगों को वो बार बार बताता रहेगा कि इनकी दुनिया गलत है, इल्यूजन है, असली दुनिया केव के बाहर है। अगर फिलोसोफर नहीं रुकेगा तो ये लोग एट द एंड मिलकर इस फिलोसोफर को मार देंगे। दे विल किल द फिलोसोफर। याद करिएगा, ये ठीक वैसा ही होगा जैसे एथेंस के लोगों ने सोक्रेटिस को मृत्यु दंड देकर किया। जिस तरह एथेंस के लोगों ने, एथेंस की डेमोक्रेसी ने सोक्रेटिस को मारा था, ये इसी तरह से होगा। सोक्रेटिस एक फिलोसोफर थे और वो भी एथेंस के लोगों को जागरूक कर रहे थे, उन्हें हकीकत बता रहे थे, लेकिन अनकंफर्टेबल ट्रुथ को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सका और फाइनली सोक्रेटिस को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा उनके इसी फिलॉसफी के वजह से। ओके, एथेंस में सोक्रेटिस के साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक सच्ची घटना थी, वो एक हकीकत थी और ये सब कुछ प्लेटो के आंखों के सामने हुआ था और प्लेटो इस बात को देखकर बहुत निराश थे। प्लेटो चाहते थे कि एक ऐसे स्टेट का निर्माण किया जाए, एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए जहां एक इंडिविजुअल केव से बाहर निकलता है, फिलोसोफर बनता है और केव में वापस आता है, लेकिन सिर्फ एक फिलोसोफर की तरह नहीं, बल्कि एक फिलोसोफर किंग की तरह। वो केव में वापस आकर इन केव में रहने वाले लोगों को कन्विंस नहीं करता, बल्कि उनके ऊपर रूल करता है, शासन करता है और उन्हें इस केव से बाहर निकालता है। भले फोर्सफुली ही क्यों ना सही, बट उन्हें इस केव से वो बाहर निकालता है। अपनी किताब द रिपब्लिक की रचना प्लेटो अपने इसी एम को फुलफिल करने के लिए, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए प्लेटो अपनी किताब द रिपब्लिक की रचना करते हैं। और द रिपब्लिक में मेनली दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है द रिपब्लिक की। पहला, प्लेटो एक ऐसे आइडियल स्टेट बनाने की बात करते हैं रिपब्लिक में जहां जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, जो पावर है, वो फिलोसोफर्स के हाथों में हो, फिलोसोफर किंग के हाथों में हो। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है द रिपब्लिक का। रिपब्लिक का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अपनी किताब द रिपब्लिक में प्लेटो एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की कल्पना करते हैं, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम प्लेटो बनाते हैं जिसके माध्यम से फिलोसोफर्स का निर्माण किया जा सके, फिलोसोफर्स को बनाया जा सके, फिलोसोफर किंग्स को तैयार किया जा सके और ये फिलोसोफर किंग बाद में रूलर बनेंगे और रूलर बनने के बाद ये इन लोगों को इनके इल्यूजनरी वर्ल्ड से, इस केव से बाहर निकालेंगे। तो द रिपब्लिक की दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आइडियल स्टेट के ऊपर फोकस्ड है, फिलोसोफर किंग के ऊपर फोकस्ड है और ये एक एजुकेशन सिस्टम की भी कल्पना करता है, एक विस्तृत, एक बहुत ही एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम के बारे में प्लेटो के रिपब्लिक में बहुत ही एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ओके, तो ये था प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म और प्लेटो के द्वारा दिया गया एलेगरी ऑफ द केव। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।